अस्सलाम वालेकुम। चैलेंजेस ऑफ चेंजिंग अर्थ की आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेंजिंग ऑफ क्रायोस्फीयर के बारे में और कैसे हमारे पास वो लिंक्ड होती है ग्लोबल वार्मिंग से और फर्दर हमारे पास हाई लैटिट्यूड्स में इस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में क्या इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं क्रायोस्फीयर के इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज़ क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर का वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसमें क्रायोस का मतलब होता है कोल्ड और सफ़ायरो का मतलब होता है ग्लोब। तो क्रायोस्फीयर बेसिकली हमारी अर्थ सरफेस का वो तमाम फ्रोज़न वाटर जो कि आइस या फिर हमारे पास ओशन के ऊपर जो शीट्स होती हैं आइस की ही या परमाफ्रॉस्ट इस सूरत में होता है। आगे हम एग्जांपल्स या कंपोनेंट्स की सूरत में उनके नाम्स भी डिस्कस करेंगे। अभी हम क्रायोस्फीयर को आगे लेकर चलते हैं कि किस तरह इसका क्लाइमेट चेंज से लिंक होता है। कि रीसेंट स्टडीज़ ने ये बात प्रेडिक्ट की है कि जैसे जैसे हमारे पास क्लाइमेट चेंज होता है वो ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्ट करता है हाई लैटिट्यूड्स वाले रीजन को। बेसिकली हमारे पास इक्वेटर के पैरेलल ही लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है, लैटिट्यूडल जोन होता है। तो जो हमारे पास इक्वेटर के नियर बाय एरिया होता है उस पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, तो अगर जितनी वो इंटेंस होती जाएगी तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहरहाल हमारे पास कुछ डेकेड से क्या हो रहा है, टेम्परेचर में कॉन्टीन्यूस राइज देखने को मिल रहा है और ये जो सस्टेन्ड वार्मिंग है यानी कॉन्टीन्यूस वार्मिंग है ये अक्रॉस फ्रीजिंग पॉइंट्स भी हो रही है, ठीक है। और इसके नतीजे में हमारे पास क्रायोस्फीयर पे ऑब्वियस इम्पैक्ट्स नज़र आ रहे हैं कि उसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, क्रायोस्फीयर के कंपोनेंट्स की। अब हमारे पास क्रायोस्फीयर जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है क्लाइमेट चेंज में, इसमें हम बात करेंगे। तो क्रायोस्फीयर बेसिकली क्लाइमेट सिस्टम का पार्ट ही है, ठीक है। और इसमें तमाम स्नो या आइस या फ्रोजन फॉर्म्स आ रही हैं वाटर की, जैसे सी आइस हो गई, ठीक है, ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, स्नो, लेक एंड रिवर आइस, फ्रोजन ग्राउंड और परमाफ्रॉस्ट होके मुख्तलिफ वर्ल्ड के पार्ट्स में लोकेटेड होती हैं ये क्रायोस्फीयर के कंपोनेंट्स। तो अभी हम यही कहना चाह रहे हैं कि 3 फ़ोल्ड्स में ये इफ़ेक्ट करती हैं। क्रायोस्फीयर जो है ग्लोबल क्लाइमेट का जो चेंज है उसमें उसका क्या रोल है कि सबसे पहले तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाटर, कौन-सा वाटर? फ्रेश वाटर। कितने परसेंट तक स्टोर होता है क्रायोस्फीयर में? 80% तक फ्रेश वाटर क्रायोस्फीयर में स्टोर होता है, जो कि सीज़नली एक साइकिल के साथ सीक्वेंस में मेल्ट होता है और फिर से आइस में कन्वर्ट होता है और ये साइकिल जो है बैलेंस को मेंटेन रखती है। लेकिन अगर हमारे पास तमाम आइस ही मेल्ट कर जाए प्लैनेट की, तो उससे क्या होगा, तमाम पानी समंदरों में आएगा और समंदरों में फिर हमें सी लेवल राइज़ देखने को मिलेगा और हम जानते हैं उससे फिर आगे फ्लड की जो रेशो है वो बढ़ जाएगी, फ्लड रेट बढ़ जाएगा और वो फिर आगे हमारी तमाम वेजिटेशन को और डोमेस्टिकेशन को अफेक्ट करेगा। लेकिन फिर इसी तरह हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ऐसा हो रहा है कि हमारे क्रायोस्फीयर के कंपोनेंट्स मेल्ट हो रहे हैं और इस तरह के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिससे फिर फर्दर लॉस होता है लाइफ का, बायोडाइवर्सिटी का, हमारी प्रॉपर्टी का। हमारे पास जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि 21st सेंचुरी में जो सी लेवल राइज है वो अप टू 0.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के नतीजे में जिन एरियाज़ में हो जाता है तो फर्दर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली कोस्टल जोन्स में। क्योंकि कोस्टल जोन्स वो होते हैं जो वाटर बॉडीज़ के नियर बाय मौजूद होते हैं, वहाँ पे ह्यूमंस रहते होते हैं और सी फूड पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं और आगे उसकी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो वो सबसे पहले अफेक्ट होते हैं फ्लडिंग की सूरत में। फिर हम देखते हैं कि सेकंड इसका क्या रोल है मेन, कि क्रायोस्फीयर ने कंट्रोल किया होता है एनर्जी बैलेंस को और सरफेस टेम्परेचर को। किस तरह से कि जो लेटेंट हीट होती है, वो जो लेटेंट हीट वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कन्वर्ट करे आइस को वाटर में, या वो सिंपली आप कह दें कि आइस को लिक्विड में और या फिर लिक्विड को वेपर्स में, ठीक है। एक तो ये इसमें इन्वॉल्व होती है। सेकेंडली हमारे पास इंसुलेटिंग इफेक्ट होता है स्नो कवर का, मतलब हमारे पास स्नो जो है वो क्या कर रही है, इंसुलेशन, यानी अंदर की जो आप कह सकते हैं कि कंडक्टर तो वो होता है ना जो पास होने देता है चीज़ों को, इंसुलेटर जो एनर्जी सेव रखता है, ठीक है। और फ्लोटिंग आइस ऑन वाटर एक काम ये भी करती है कि वो सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे जैसे आइस मेल्ट करती जाएगी तो हीट मज़ीद अंदर जो है उसका इनपुट होता रहेगा और फिर हमारे पास टेम्परेचर राइज़ होगा इसके नतीजे में। तो ये हमारे पास पिछला रोल था कि उसने फ्रेश वाटर को स्टोर किया हुआ था। ये यहाँ पे हम सेकंड रोल डिस्कस करें कि एनर्जी बैलेंस को और टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है। कि स्प्रिंग में टेम्परेचर जो है वो भी एक हद से ज़्यादा राइज़ नहीं करता। किस रीज़न की वजह से? क्योंकि स्नो और आइस ने उसके ऊपर जो है ना एक ब्लैंकेट बनाई हुई है। क्रायोस्फीयर है, इसमें वो कौन से ड्राइवर्स हैं या फोर्सेस हैं जो कि ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम को मेंटेन करती हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास नंबर 1 स्नो एंड आइस और नंबर 2 परमाफ्रॉस्ट। स्नो एंड आइस जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करती हैं और अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। लेकिन ये कंपोनेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा यही इफ़ेक्ट हो रहे हैं।
अब जब हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी फॉसिल फ्यूल बर्निंग और ये सब जैसे ग्रीन हाउस गैसेस इन्हांस हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, क्रायोस्फीयर श्रिंक कर जाएगा। क्रायोस्फीयर श्रिंक कर जाएगा तो हमारे पास जो है हाई लैटिट्यूड्स वगैरह हैं उनमें भी हीट जो है वो मज़ीद हीट से एक्सपोज होंगे। इसी तरह जो परमाफ्रॉस्ट है वो जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस होती हैं उनके उन वो उसमें हो रही होती है ना, बेसिकली थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस जो कि ओशन की ऐसी सर्कुलेशन होती हैं जो कि डेंसिटी पे डिपेंड कर रही होती हैं और फर्दर टेम्परेचर से अफेक्ट हो रही होती हैं। तो ज़ाहिर बात है वो अफेक्ट वाटर कर्व्स के साथ जो है हमारे पास हीट भी ट्रांसफ़र होगी और फिर जब मेल्टिंग या थॉइंग शुरू हो जाएगी परमाफ्रॉस्ट की, ट्रेस गैसेस पेनिट्रेटेड थी वो बाहर निकल जाएंगी और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग में मज़ीद इजाफा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बेसिकली इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में जब होती है तो क्रायोस्फीयर मेल्ट होती है, क्रायोस्फीयर मेल्ट होने से मज़ीद गैसेस जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। तो ये इस तरह एक साइकिल में एक दूसरे से लिंक्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास ऐसा कोई एम्पेरिकल एविडेंस जो कि शो करता हो क्लाइमेट चेंज इन हाई लैटिट्यूड्स, ऐसा डाटा है जो कि एविडेंस प्रोवाइड करता है जैसे कि 20th सेंचुरी में क्लाइमेट जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक वार्मर हुआ है, ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ आइस नॉर्डिक सीज़ में, नॉर्डिक सीज़ हमारे ओवरऑल वर्ल्ड के ओशंस का कुछ 0.75% बनाते हैं, लेकिन उनमें 30% जो है ना डिक्रीज़ देखने को मिला, उनकी आइस में 30% डिक्रीज़ देखने को मिला है। ये हमारे लास्ट 130 ईयर्स और ये मुख्तलिफ लोकेशंस में ये थिननेस देखने को मिली है कि किस हिसाब से वो डिप्लीट करेगा, मेल्ट करेगा आइस का रेशो। फिर इसके अलावा जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर भी 1970 से सिंस 1970 10% डिक्रीज़ देखने को मिला है स्नो कवर में। और जो हमारे पास इस तरह से जब टेम्परेचर अफेक्ट होता है और वाटर मेल्ट आइस मेल्ट होती है तो फर्दर फिर प्रेसिपिटेशन भी जो है वो ओवरऑल इफेक्ट होती है। स्पेशली जो हमारे पास इसका रेट है वो बढ़ जाता है और फिर जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो फ्लडिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे ओशन या सीज़ का लेवल ऑलरेडी राइज हो। फिर हमारे पास आता है इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन हाई लैटिट्यूड्स। तो इसमें साइंटिस्ट बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी आइस जो है उस पर इफेक्ट होता है। फिर जो हमारे पास स्नो फ्री पीरियड था ना जिसमें हमारे पास स्नो नहीं बनती, वो उसका टाइम जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाती है, क्योंकि वैसे तो एक साइकिल में स्नो मेल्ट होती है फिर स्नो फॉर्म होती है, लेकिन ये जो मेल्टिंग का टाइम पीरियड है ना ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाई लैटिट्यूड्स में बढ़ रहा है। इसी तरह परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग हो रही है और फर्दर फिर जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ इस कोल्ड इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट थी, ठीक है, साइज पे डिपेंडेंट थी, उसे अपना हैबिटेट के तौर पे लेती थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो वेजिटेशन वो स्पीशीज़ जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएंगी या माइग्रेशन स्टार्ट कर देंगी इन एरियाज से जो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो हमारी जो ह्यूमन्स की इंटरफेरेंस है इन्वायरमेंट के साथ या इम्प्रॉपर लैंड यूज़ के साथ, वो जो है अफेक्ट कर रही है आर्कटिक में लाइफ को। और जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं वो ये भी बताते हैं कि लैटिट्यूड्स में, हाई लैटिट्यूड्स में यानी आर्कटिक जोन्स में फर्दर भी जो सी आइस है वो अप टू 60% जो है कम हो जाएगी, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है वो डबल हो जाएगी, जिससे वार्मिंग पोटेंशियल या ग्लोबल वार्मिंग मज़ीद बढ़ेगी। अच्छा हमारे पास फिर वही होगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्रायोस्फीयर मेल्ट होंगे और मोर ओपन वाटर विल बी देयर, जिससे फिर क्या होगा, मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर किसी हद तक तो होगी, ठीक है, ओपन वाटर की वजह से, लेकिन जो उसमें ट्रैप्ड गैसेस थी वो जब रिलीज़ होकर एटमॉस्फेयर में आना शुरू हो जाएंगी तो सारी बात है वो ग्लोबल वार्मिंग को इन्हांस करेंगे और जो प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल का रेट है वो भी डिस्टर्ब होगा। That's it for this video. Hope you have understand this topic well. Stay tuned for more informative stuff and stay blessed.